Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is plant response to nitrogen. We are also going to discuss stable management and nitrogen variability. So the main topic is relating to nitrogen. नाइट्रोजन क्या है ये आप पहले जानते हैं. एक रिकैप कर लेते हैं इसके बारे में. नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ये प्लांट्स की बात हो रही है. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन लाजमी होती है. इसके अलावा अब जैसे आप जानते हैं ऑल प्रोटीन्स और एंजाइम्स उनका पार्ट होती है. जैसे अमाइनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप बेसिकली नाइट्रोजन का ही होता है. इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो चल रहे होते हैं उसके जितने भी सब स्टेप्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की पूरी चेन होती है, दरमियान में बहुत सारे स्टेप होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं. इसी तरह मेटाबॉलिक प्रोसेस जितने भी हैं सबके कोई ना कोई मेटाबोलाइट्स या इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो वो सारे नाइट्रोजनस बेस्ड मोस्टली होते हैं. इसके अलावा डीएनए का पार्ट होता है नाइट्रोजन. क्लोरोफिल का इंटीग्रल कंपोनेंट होती है. और प्लांट्स में ग्रीन कलर जो है नाइट्रोजन की वजह से होता है. ग्रेन्स के अंदर पल्पनेस वो प्रोटीन और नाइट्रोजन इनकी वजह से होती है. इसके बाद जो नाइट्रोजन है वो अदर न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है. जैसे फास्फोरस, पोटाश इनकी इंक्रीज करता है एफिशिएंसी. सो ये नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन या इसकी सिग्निफिकेंस या इसका रोल इन प्लांट्स ये देखा गया है. नेक्स्ट अगर मैं देखूं प्लांट रिस्पांस टू नाइट्रोजन. अब प्लांट्स का रिस्पांस नाइट्रोजन को क्या होगा? या तो डेफिशिएंसी होगी या टॉक्सिसिटी होगी. रोल्स तो हमने देख लिए, नॉर्मल रोल जो है. अब हम चलते हैं सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाए तो प्लांट्स क्या करता है? सबसे पहले हेस्ट एंड मैच्योरिटी. मतलब ये है कि जल्दी मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, फ्लावर्स जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, छोटी ही ग्रोथ स्टेज के ऊपर उसके ऊपर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. क्योंकि नाइट्रोजन जो है बेसिकली वेजिटेटिव ग्रोथ को डील करती है. अगर वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन स्टेज शुरू हो जाती है. तो ये मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से. इसके बाद लोअर रेशियो ऑफ रूट टू शूट डेफिनेट है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है उस वजह से ये रेशियो भी कम हो जाएगी. थिन स्टेम्स होंगी, स्पाइंडल्स होंगे. क्लोरोटिक, आप लोग ये क्लोरोटिक जानते हो, लाइट ग्रीन टू येलो हो जाती हैं इसकी लीव्स के ऊपर. इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ होती है. ओल्ड लीव्स जो हैं पहले येलो होते हैं. ये बात तो छोटी सी है लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि नाइट्रोजन मोबाइल एक एलिमेंट है. इसी वजह से सॉइल में बहुत ज़्यादा मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. इसी तरह प्लांट के अंदर ये ओल्डर लीव्स के ऊपर इसकी पहले येलोइंग आती है, इसकी डेफिशिएंसी पहले आती है. नेक्स्ट एडवांस मिड रिबन ग्रासेस लीव्स ऊपर की तरफ यंगर लीव्स की तरफ चली जाती है. अब ये उसी बात का ही था साथ में. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो. और कार्बोहाइड्रेट अकमुलेट हो मतलब स्टार्च अकमुलेट होनी शुरू हो जाए तो वो स्वीट फ्लेवर देना शुरू हो जाती है. यही पोटैटो के साथ आतिफ का इलाका है. जैसे आतिफ को ये पता है अगर कार्बोहाइड्रेट अकमुलेट होने लगे या आलू ज़्यादा देर तक रखे रहें तो वो मीठे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज में भी हो जाता है. अब पिक्चर्स अगर आप देखें तो ये आपको येलोइंग जो दिखाई दे रही है बेसिकली ये सारी बातें जो हमने डेफिशिएंसी की थी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. ग्रीनर जो है वहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है, जो येलोइंग है वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है. इसी तरह यहाँ से भी क्लियर है, मुख्तलिफ क्रॉप्स के ऊपर दिखाई गई है आपको. अब यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपैक्टिव फैक्टर बिटवीन क्रॉप्स एंड वीड्स. नाइट्रोजन एक तो मोबाइल है और
कंपटीशन वीड्स करती हैं और वीड्स बढ़ जाती हैं जल्दी नाइट्रोजन को लेके। तो प्लांट्स के लिए जो हमारे टारगेटेड प्लांट्स होते हैं उनके लिए नहीं रहती, इसलिए उनके ऊपर ओल्डर लीव्स के ऊपर शुरू हो जाती है उसके फैक्टर दिखाई देना, उसकी सिम्टम्स दिखाई देना, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है, ये आप प्लांट्स देख रहे हैं मेज के, तो जहाँ पे -n लिखा हुआ है, -n का मतलब ये है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है। मैं अगर लेजर पॉइंटर से आपको शो कर सकूं, ये देखो -n जो है ये बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, और जहाँ पे है वहाँ पे आप ग्रोथ उसकी देख सकते हो। ये माइनस नाइट्रोजन का है जहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हो उसकी। नेक्स्ट वही बातें जो हमने पहले की थी सिम्टम्स में, वो सारी यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, नाइट्रोजन के सिम्टम्स में इसके ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, येलोइंग भी है और ओल्डर लीव्स शो कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो है ये प्लांट्स को बढ़ने ही नहीं दे रही, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। और उसके रूट्स अगर देखें तो रूट्स डेवलपमेंट ही नहीं हो रही सही तरह से। इसी तरह ये और आ गया। अब ये हमने डेफिशिएंसी की बात कर ली, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सेस की तरफ, टॉक्सिसिटी की तरफ, ज्यादा यूज की तरफ, या हम अनबैलेंस भी कहते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ कि फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हो तो फार्मर और कोई करे ना करे, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा कर देता है ताकि वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाए प्लांट्स की। उससे क्या होगा जी, उससे इम्यूनिटी ख़त्म होने लगती है प्लांट्स की, फंगल डिजीज़ जो हैं वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, स्टॉक रॉट जैसे एक पोटाशियम और नाइट्रोजन दोनों लो हों तो उसकी वजह से आ जाती है, एक एग्जांपल दी गई है। इसी तरह डिलेड मैच्योरिटी, अब ये उलट है उससे जो हमने डेफिशिएंसी में देखा था, वहां पे हेस्टन हो जाती थी मैच्योरिटी, यहाँ पे डिले हो जाती है। क्यों डिले होती है? क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर अपना काम करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाती है, और जब तक नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में पड़ी है तो पौधा जो है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाता रहेगा, वो रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज लॉजिंग, अब पौधा जितना बड़ा होता जाएगा उसके गिरने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। हायर प्रोटीन, लोअर शुगर, प्रोटीन्स ज्यादा होती जाएंगी, शुगर कम होती जाएगी उसके अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है। नाइट्रोजन डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रोटीन के साथ। अगर ये कॉटन में ये चीज देखें, प्रोटीन ज्यादा हो जाएगी तो फाइबर कम होने लगेगा और कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। सेल वॉल्स जो हैं वो थिन हो जाती हैं, जैसे आपको पहले बताया कि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो डिजीज के अटैक ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एक और मसला होता है, जैसे यहाँ पे आ गया मोर सक्युलेंट, प्लांट्स जो है मोर सक्युलेंट हो जाएंगे और जानवर जो है उसे चारे के लिए यूज करना शुरू कर देंगे, पेस्टो डिजीज के लिए भी ससेप्टेबल हो जाएंगे। अब ये आपको दिखाई दे रही है लॉजिंग, देखी होगी आपने, बहुत कॉमन है, नाइट्रोजन की एक्सेस की वजह से ये ज्यादा होती है। इसी तरह ये अब आपको एक्सेस में उस पौधे का झुलसना जो है दिखाई दे रहा है, एक्सेस जब हो जाए, ये जो है आप क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह जो ये प्लांट जो है जर्मिनेशन के ऊपर इसका दिखाया गया एक्सेस नाइट्रोजन का, कि उसके ऊपर कितना इफेक्ट हो जाता है। अब जो है नाइट्रेट एक्युमुलेशन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं कि प्लांट्स में नाइट्रेट एक्युमुलेशन होती कैसे कैसे, अब ये याद रखना मैं नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ, तो ये जितने भी ये बातें आ रही हैं इससे ज्यादा अहम है ये पिक्चर जो अब आई है। आप देख सकते हो टॉप पोर्शन जो है वेरी लिटिल नाइट्रेट जो है लीव्स के अंदर स्टॉक होती है, ग्रेन्स के अंदर कोई नाइट्रेट नहीं होती, जबकि ज्यादातर नाइट्रेट जो है वो लोअर पोर्शन में, स्टेम, लोअर लीव्स में कॉमन होती है। तो ये नाइट्रेट की बात कर रहे थे, एक्युमुलेशन कहाँ पे होती है? जब एक्सेस नाइट्रोजन अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, ये उसी की ही एक पिक्चर है, क्योंकि लोअर लीव्स के अंदर ये हो रही है, एक्युमुलेट हो रही है, और इस तरह से हालात दिखते हैं वीट के। अच्छा जी, ये एक और आपको
दिखाई दे रही है। सिम्टम्स मुख्तलिफ दिए गए हैं पोटाश के और नाइट्रेट के, साथ में फॉस्फेट भी है नीचे। तो ये नाइट्रेट का अगर आप देखें, इस तरह के फिगर बनते हैं जब एक्सेस आती है नाइट्रेट की, और ये यहाँ पे विजिबल भी है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्या मसला हुआ है। ये वही पिक्चर जो है उसी का है, ये वीट नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट जी, अब ये बातें पहले हम लोग कर चुके हैं, पहले काफ़ी सारे कोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं। मैं एक दफ़ा इसको ना क्या कहते हैं, ये भी साथ साथ रिमाइंड कराता जाता हूँ बातें। टॉपिक तो मेन यही है, प्रेफरेंस फॉर अपटेक ऑफ फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म्स हैं जो कि प्लांट प्रेफर करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम देखते हैं नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन इन सॉइल। नाइट्रोजन दो फॉर्म्स में पाया जाता है, नाइट्रेट और अमोनियम। नाइट्रेट फॉर्म में और अमोनियम फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह प्लांट दोनों ले सकते हैं, लेकिन nitrate is usually dominant source of nitrogen since occur higher than ammonium in soil. अच्छा जी, अब नाइट्रेट की बात कर लेते हैं पहले। नाइट्रेट का अपटेक रेट बहुत हाई है। प्लांट अपटेक बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव का मतलब ये है कि एनर्जी लगानी पड़ती है प्लांट्स को, फिर उसको बाद में वो कन्वर्ट भी करता है जाके। अपटेक रेट इज फेवर्ड बाय लो पीएच। एब्जॉर्प्शन इज इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अमोनियम। अगर अमोनियम है तो इसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी। Its uptake is associated with the accumulation of basic cations. तो आपको पता है बेसिक कैटाइंस जो हैं एनाइन के साथ एफिनिटी रखते हैं, उसके साथ अटैच हो सकते हैं, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी कैटाइंस की प्रेजेंस के साथ लाजमी इफेक्ट होती है। और इसमें जो है ये अल्कलाइन की तरफ जाती है। मतलब ये है कि नाइट्रेट कहीं पे भी अगर टेकअप करेगा प्लांट तो वो मीडियम को अल्कलाइन करता जाएगा। नेक्स्ट है जी अमोनियम। आइडियली अगर देखा जाए तो अमोनियम प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसके लिए इतनी एनर्जी प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं होती टेकअप करने के लिए, और जो ही उसने अमोनियम लिया उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा कोई स्टेप नहीं लगाने पड़ते, जबकि नाइट्रेट को अमोनियम में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है प्लांट को, और फिर जाके कोई प्रोटीन्स में लेके जाता है। तो अमोनियम तो उनके लिए डायरेक्ट ग़िज़ा के तौर पर ही काम करता है, सीधी खुराक है, सीधा प्रोटीन। न्यूट्रल पीएच वैल्यू जो है इसको फेवर करती है इसकी अपटेक को, जबकि आपने देखा था एसिटिक नाइट्रेट को करती है। इसी तरह रेजोस्फीयर पीएच डिक्लाइन इन प्लांट्स फेड विद अमोनियम न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे ये बात मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों एसिटिक एडिशन क्रिएट कर देता है, पीएच क्यों कम होनी शुरू हो जाती है जहाँ पे अमोनियम आता है। इसकी सबसे आसान मिसाल ये है, आसान अल्फाज में मैं ऐसे कहूँ कि NH4 अमोनियम में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब H आयन रिलीज करेगा। H आयन अगर रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पीएच कम होगी, और जबकि नाइट्रेट में इसका उलट होता है। इसी वजह से नाइट्रेट हमेशा अल्कलाइन करता है, अमोनियम जो है वो स्टिक करता है एनवायरनमेंट को। अब हम अगर आप याद करो जो एक साइकिल होता था नाइट्रोजन का, उसके अंदर नाइट्रेट कहाँ कहाँ जाता होता था। सबसे पहले तो नाइट्रेट जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर सकते थे, प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते थे। इसके अलावा लीचिंग भी हो जाती थी, उसकी डीनाइट्रिफिकेशन होती थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना, डीनाइट्रिफिकेशन। इसके अलावा गैसियस लॉसेस, ये वही डीनाइट्रिफिकेशन ही है। सो ये इसके फेट हैं। इसमें डीनाइट्रिफिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू NO2N या समटाइम्स NH3। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाना हम आम अल्फाज में कह देते हैं, लेकिन ये होती क्यों है। अगर पोअर इरेशन हो, या आपने जहाँ पे पानी खड़ा हो, सबमर्ज कंडीशन वाली राइस में, अगर आपने उस खड़े हुए पानी में अगर आपने डाली है नाइट्रेट, तो डीनाइट्रिफिकेशन पक्की है। इसके अलावा जो ड्राई सॉइल उसकी सरफेस के ऊपर भी अगर डालते हो तो वहाँ पे भी डीनाइट्रिफिकेशन पक्की है। ये डीनाइट्रिफिकेशन के हवाले से था। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ।
अमोनियम की फेट की तरफ। अमोनियम उसी तरह प्लांट्स अपटेक कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपटेक कर सकते हैं। इसके तीन और चीजें हैं, एक फिक्सेशन एंड क्ले, क्ले के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अमोनियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो ये जाके उसके ऊपर अटैच हो सकता है, क्लेस के ऊपर। दूसरी चीज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना, आपको पता है। सो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो है इसको नाइट्रिफिकेशन से कन्वर्ट कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है वोलेटिलाइजेशन, ये सबसे अहम पॉइंट है वोलेटिलाइजेशन का, कि ये वोलेटिलाइज हो जाता है अमोनिया की फॉर्म में और लॉस हो जाता है इसका अमोनियम का। जैसे लीचिंग नाइट्रेट का सबसे बड़ा मसला था, इसी तरह वोलेटिलाइजेशन इसका सबसे बड़ा मसला है। अब यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रही है कि एक राइट साइड पे यहाँ पे अमोनियम दिया गया था और लेफ्ट साइड पे नाइट्रेट दिया गया था प्लांट को। तो आप देख सकते हैं कि अमोनियम कैसे परफॉर्म कर रहा है और नाइट्रेट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब वोलेटिलाइजेशन की हमने बात की थी, इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, वो जरा एक दफा देख लेते हैं। जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, सैंडी अल्कलाइन सॉइल, वहां पे वोलेटिलाइजेशन ज्यादा होती है, या आप सरफेस एप्लीकेशन कर रहे हो वहां पे ज्यादा होगी, या अगर राइस में है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है उसके ऊपर ऊपर आपने डाल दिया ऐसे खड़े पानी में, शैलो एप्लीकेशन कहते हैं उसे, मतलब आपने डीप नहीं डाला। शैलो एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऊपर ऊपर उस पानी की सरफेस के ऊपर आप डाल रहे हो, तो वहां पे भी वोलेटिलाइजेशन लॉसेस आ जाते हैं। इसके बाद जी जितना ज़्यादा हीट मिलती जाएगी, टेम्परेचर मिलता जाएगा, उतनी ज़्यादा वोलेटिलाइजेशन होगी, उतने ज़्यादा लॉसेस होंगे। और इन लॉसेस से बचा कैसे जाता है? क्ले कंटेंट्स, जितने ज़्यादा क्ले कंटेंट्स होंगे उतनी कम वोलेटिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल ऑफ नाइट्रोजन लॉसेस। इन जितने भी लॉसेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। वैसे इससे पहले एक और स्लाइड मैं कवर करना चाहूँगा, ये क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन लॉसेस थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा जी, ये डीनाइट्रिफिकेशन, चलें नाइट्रोजन लॉसेस को पहले कंट्रोल देख लेते हैं। यूरिएज इनहिबिटर, यूरिएज इनहिबिटर जब भी आप अप्लाई करते हो यूरिया, उसको एक एंजाइम यूरिएज जो है वो तोड़ता है अमोनियम में और नाइट्रेट में। तो ये अगर यूरिएज ना हो तो यूरिया वैसी की वैसी पड़ी रहती है, लॉसेस नहीं होते नाइट्रिफिकेशन की फॉर्म में। तो ये जो है अमोनियम ज़्यादा रहेगा, आपको पता है अमोनियम सॉइल में ज़्यादा देर तक रह सकता है, नाइट्रोजन इतनी देर नहीं रह, नाइट्रेट नहीं रह सकती इतनी देर, सो नाइट्रिफिकेशन को ये ब्लॉक कर देगा। इसके बाद अगर हम स्लो रिलीज भी कहते हैं हम इसे, यूरिया या मिक्स कर दिया जाए यूरिया को किसी और केमिकल के साथ, जैसे अमोनियम पॉलीफॉस्फेट हो गया, H3PO4, HNO3, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे नाइट्रोजन के लॉसेस कम हो जाते हैं। जैसे डीएपी, आपको अगर मैं मिसाल दूं, यूरिया और डीएपी में अगर लॉसेस देखे जाएं, यूरिया में ज़्यादा नाइट्रोजन के लॉसेस होंगे, डीएपी में इतने नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं यूरिया सुपर ग्रेन्यूल। अब ग्रेन्यूल फॉर्म में इसके लॉसेस कम होते हैं पाउडर फॉर्म से, इसीलिए ग्रेन्यूल फॉर्म में ज़्यादा आती है। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स जो हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, या इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ भी आजकल आती हैं, ग्रीन मैन्योर के साथ भी लोग करते हैं। तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर इनको कहते हैं, स्लो रिलीज, आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन हो जाती है वो। तो ये नाइट्रोजन के लॉसेस कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर इफेक्टिव नाइट्रोजन लॉसेस थ्रू ड्रेनेज। अब ये लीचिंग वगैरह वाला चक्कर जो है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? रेनफॉल के ऊपर, इन्फिल्ट्रेशन कितनी है, पर्कुलेशन कितनी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, क्रॉप रेजिड्यू कितने हैं, उसके अलावा क्रॉप की प्रेजेंस कितनी है, ये वही बातें सारी जो आप लोगों को पहले पता है। अब ये वाली डीनाइट्रिफिकेशन वाली बात अब मैं दोबारा करने लगा हूँ कि डीनाइट्रिफिकेशन से कितने लॉसेस होते हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 5 से 15 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर लॉस्ट होती है। इसके अलावा अगर पोर ड्रेनेज है तो 30 टू 60 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर लॉस होती है अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर।
इसके अलावा अगर फ्लडेड सॉइल्स हैं तो उसमें 60 to 70% ऑफ अप्लाइड फर्टिलाइजर इज लॉस्ट। 60 to 70% फ्लडेड सॉइल्स में, बहुत बड़ा फिगर है ये। तो ये होगी नाइट्रोजन की यहाँ पे कहानी, थोड़ी सी क्लोज होती है। अब नाइट्रोजन के एसोसिएटेड आगे टॉपिक आते हैं, जिनमें से एक है स्टबल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, पढ़ा तो साल में भी हुआ है। मैं इसको गो थ्रू करता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। स्टबल मैनेजमेंट में नाइट्रोजन का बड़ा रोल होता है, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आप पता है आप लोगों को। अब स्टबल मैनेजमेंट के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा स्टबल्स होते क्या हैं। वो जो भी मटेरियल हो क्रॉप के खत्म होने के बाद जो बच जाए, हार्वेस्टिंग के बाद, पार्ट ऑफ क्रॉप दैट इज लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड स्टबल। अब इसको टेक्निकल जितना भी करते जाएं, जनरल सबसे ज्यादा यही है। बाकी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सीड, कवरिंग, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम्स, लीव्स, वो फिर आप टेक्निकल जितना करते जाएं। जनरल यही है, क्रॉप का जो भी हिस्सा बच गया हार्वेस्टिंग के बाद वो स्टबल कहलाता है। अब आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन के की इतनी ज़रूरत नहीं है। स्टबल मैनेजमेंट के बेनिफिट्स, इंप्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिएंट स्टेटस इंप्रूव करेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा कास्ट प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ होगा। अच्छा जी, स्टबल हमने कर लिया। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इसमें? मैकेनिकल, अगर आप सीडिंग कर रहे हैं ट्रैक्टर के जरिए कर रहे हैं, इफेक्ट करेगा। वाटर रिलेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, बायोलॉजिकल जो है वो प्रॉपर्टीज इफेक्ट करेंगी। विंड वाटर इरोजन, पेस्ट, वीड, हर्बिसाइड्स, एनिमल्स, इकोनॉमिक्स, चल जी एवरीथिंग लिख दी गई है, मतलब सारा कुछ ही इफेक्ट करता है स्टेबल मैनेजमेंट को। अब ये कुछ वेज हैं स्टेबल मैनेजमेंट के, जो सबसे अहम पॉइंट ये 5 वेज हैं जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है स्टबल्स को। पहला बर्निंग, दूसरा ग्रेजिंग, फिजिकल रिमूवल, सरफेस रिटेंशन और स्टबल इनकॉर्पोरेशन। एक एक करके देखते जाते हैं कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। बर्निंग ऑफ स्टबल्स बहुत इजी काम है, कोई मशीनरी इन्वॉल्व नहीं होती, पेस्ट भी कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत जल्दी एक ही दिन में फील्ड रेडी है अगली क्रॉप के लिए। ये तो हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? फायर होगी, माइक्रोब्स किल हो जाएंगे, बेनिफिशियल इंसेक्ट किल हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा, मॉइस्चर लॉस हो जाएगा, सॉइल एरोजन का रिस्क बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो है ही है, और डेंजरस बहुत ज़्यादा हो जाता है ये काम जब आप आग लगाते हो। समटाइम्स आग ये कंट्रोल नहीं होती और बहुत दूर तक फैल जाती है। इसको रहने दो, नेक्स्ट चले हम। ग्रेजिंग जो है बहुत इजीली ये भी मैनेज की जाती है, बस जानवरों को आपने छोड़ देना है, वो अपनी खुराक भी के तौर पे भी इसको खाते रहेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिएंट लॉस भी रिप्लेनिश होगा उनके फीसेस या यूरिन से। इसके अलावा फीड्स भी कंट्रोल होती जाएंगी क्योंकि वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या होगा? यूरिन की प्रॉब्लम, और जितना वो खा जाएंगी वो न्यूट्रिएंट लॉस भी होगा उसमें। इसके बाद है सरफेस रिटेंशन। सरफेस रिटेंशन मतलब वहीं के वहीं आपने छोड़ देना है। इसकी में पिक्चर शायद है, हाँ जी, ये सरफेस रिटेंशन आपको दिखाई दे रही है, वहीं पे स्टबल्स को रिटेन कर दिया गया ग्राउंड के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा तो ये इरोजन को कंट्रोल करता है, विंड और वाटर इरोजन दोनों से। क्योंकि अक्सर जो गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, जब हवा तेज चलती है तो एक शेल्टर के तौर पे काम करता है दूसरे प्लांट्स के लिए। या इसी तरह अगर सर्दियों की बात करें तो आप उनको एज मल्चेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये उसके एडवांटेजेस काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर बर्निंग करते हैं और स्टबल रिटेंशन करते हैं तो कैसे सॉइल की कार्बन इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टबल इनकॉर्पोरेशन, जो सबसे अच्छा और सबसे अहम तरीका है। इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए सॉइल के अंदर ही, जिसको आप अक्सर ग्रीन मैन्योरिंग भी कह देते हैं। तो ये से एडवांटेज क्या है?
डिकम्पोजिशन हो जाती है, जो भी मटेरियल हम डाल रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर एडअप होगा। सीडलिंग इमरजेंस जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इंसेक्ट पेस्ट का प्रेशर कम हो जाता है। डिसएडवांटेज जो है सबसे बड़ा तो है नाइट्रोजन। अब जो जिस वजह से ये सारी बातें हम कर रहे हैं, नाइट्रोजन अवेलेबल जो है वो नहीं रहती प्लांट को। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है उसको खाने के लिए माइक्रोब्स, उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स को नाइट्रोजन चाहिए साथ में, जिस वजह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसकी डिग्रेडेशन भी हो जाती है, और नाइट्रोजन एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें CN रेशियो मेंटेन करनी होती है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं, सबसे बड़ा यही है नाइट्रोजन। अब ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, स्टबल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो इनकॉर्पोरेशन से जैसे आपको बताया था, ग्रीन मैन्योरिंग में भी इनकॉर्पोरेशन ही करते हैं। तो ये स्टबल की इनकॉर्पोरेशन हो रही है। ग्रीन मैन्योरिंग तो ग्रीन क्रॉप होती है, ये तो स्टबल्स है। अच्छा जी, एक रह गया था फिजिकल रिमूवल ऑफ स्टबल्स। फिजिकल रिमूवल आपने वैसे ही रिमूव कर लेना, जैसे कॉटन की स्टिक्स जो हैं उनको जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया तो वो उतार ली। उसके भी आ, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ जैसे एनर्जी सोर्स, जैसे कॉटन का आपको बताया, सोर्स ऑफ इनकम, उनको बेच भी दिया जाता है, या इसके अलावा बेलिंग एंड सेलिंग वो हो जाएगा। ये रोइन के चांसेस हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट लॉस होंगे, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं डिक्लाइन हो जाएंगे। ये वही बात है। अब जो अहम पॉइंट है हमारा इस सारी बातें करने के बाद, वो ये है कि कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है। अब स्टबल मैनेजमेंट सारी समझाने का मकसद यही था कि कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो बहुत अहम है। जितना आपको स्टबल्स, हर क्रॉप को आपके स्टबल्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए सबसे सबसे अच्छा वे आपको बताया इनकॉर्पोरेशन का। उसके अंदर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो आती है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रही है। अब यहाँ पे बात आ जाएगी, क्यों इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्योंकि सॉइल की नाइट्रोजन को कम्पीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है डिके करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए अपनी खुराक के लिए नाइट्रोजन लाजमी चाहिए होती है। वही बात लिखी हुई है, कार्बन टू बिल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेल्स एंड फॉर फ्री एनर्जी एंड फॉर एनर्जी, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये बातें नहीं रहेंगी। सिर्फ याद करने वाली बात यही है इसमें कि माइक्रोब्स जो हैं 8 पार्ट अगर कार्बन के ले रहे हैं तो 1 पार्ट जो है नाइट्रोजन को लेंगे। इसी को हम CN रेशियो कहते हैं। ये माइक्रोब्स की है। माइक्रोब्स के अंदर ये CN रेशियो चाहिए माइक्रोब्स को। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे प्लांट्स की CN रेशियो लिखी होती है, जैसे फर्ज किया वीट की है 60:1। इसका मतलब ये है कि 60 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं और 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वीट के अंदर। जबकि माइक्रोब्स को कितने चाहिए? 8 कार्बन के 1 नाइट्रोजन का। इसका मतलब यह है कि कितनी डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की अगर आप वीट के स्टबल यूज कर रहे हो। इसी तरह हर किसी के, कुछ की नैरो होती है, कुछ की वाइडर होती है। अल्टीमेटली करना तो माइक्रोब्स ने है, और उनका जो जग्गा टैक्स है वो 8:1 का है, और इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। और क्योंकि ऑनलाइन पेपर्स हैं, हम न्यूमेरिकल्स भी नहीं आ सकते इसमें, सो मैं ये कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ। आपको इतना जानना काफ़ी है 8:1 वाला, ये सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये जो है आपको यहाँ पे अब दिखाई भी दे रही होगी, जो मैं बात कर रहा था वो 60:1 वाली, आपको वो समझ भी आ जाएगी सारी। अच्छा जी, ये एस्टिमेशन वाला नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको इसमें मल्टीपल चॉइस देने हैं, तो उसमें कैलकुलेशन का टाइम इतना नहीं होगा हमारे पास। तो ये कैलकुलेशंस मैं स्किप कर रहा हूँ सारी। रिकमेंडेशंस ये उसी स्टबल्स के हवाले से ही हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी। इनकॉर्पोरेट क्रॉप रेजिड्यूज 3 वीक बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को टाइम चाहिए होता है डिकम्पोज करने के लिए। अगर ऐसे नहीं करेंगे, आप उसी वक्त ही सो करने से पहले ही आपने रेजिड्यू स्टबल किए हैं, रेजिड्यू इनकॉर्पोरेट किए हैं, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन
डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट्स को जो आप लगा रहे हैं नेक्स्ट वाले। बेस्ट मेथड जो है वो या तो उसको शॉर्ट पीसेस कर लें, फिर इनकॉर्पोरेट करें, जो इसका बेस्ट मेथड है इनकॉर्पोरेशन का। अच्छा जी, 50% ऑफ द ग्राउंड नीड टू बी कवर्ड बाय स्टबल्स कंट्रोल विंड इरोजन, ये दूसरी रिटेंशन वाली बात हो गई। सर मैनेजमेंट टू कंट्रोल वाटर इरोजन। अच्छा जी, ये आपके इतने काम की नहीं है। सो बेसिकली नाइट्रोजन यहाँ पे एंड होती है और ये आपका मिड कोर्स है। इसके हवाले से कोई बात हो, क्वेश्चन हो, यहाँ पे कमेंट करना हो, ग्रुप में कमेंट करना हो, पूछ लो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।